कल हमने देखा था कि अलीगढ़ आंदोलन की जो अवधारणा थी या फिर जिसके पीछे हम ये बात रखते हैं कि अलीगढ़ आंदोलन किस तरह से चालू हुआ, तो उसके बारे में हम कल कुछ बातें कर रहे थे। और जिस तरह से हम बात करते हैं, कल हमने बात की थी कि किस प्रकार से एक तरह से जो सर सैयद अहमद खान थे, उन्होंने इस आंदोलन को सबसे ज़्यादा एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई शुरुआत की, और फिर उस शुरुआत के पीछे मूल अवधारणा क्या थी वो भी हमने देखा कि वो मुसलमान जो समाज था उसके पिछड़ेपन को दूर करना चाहते थे। दूसरी हमने एक बात रखी थी कि भाई क्या ये जो आंदोलन था उससे क्या एक तरह से भारतीय राष्ट्रीय जागरण के मार्ग को अवरुद्ध किया, वो भी हमने देखा था। उसके बारे में जो एक तरह से विचार बनता है वो भी हमने बात की थी। थोड़ा सा हम एक बार इसके बारे में देखते हैं, सर सैयद अहमद खान क्या थे, क्यों वो ऐसा करते हैं। उनके बारे में एक बात कही जाती है कि उन्होंने जो लेगेसी दी वो लॉयल्टी की थी एक तरह से। जो मम्मी चलो भाई, एक मिनट रुकियो भाई। लॉयल्टी की हम बात कर रहे थे कि एक तरह से लॉयल्टी की उदाहरण उन्होंने दी। सर सैयद अहमद के बारे में अगर बात की जाए तो उनका जन्म 17 अक्टूबर 1817 को एक ऐसे धनी परिवार में जन्म हुआ जहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो जो मुगल जो दरबार था उसके बहुत करीबी लोग थे ये लोग। जो सर सैयद अहमद खान थे वो सिविल सर्वेंट भी थे, पत्रकार भी थे, इतिहासकार भी थे और सामाजिक सुधारक भी थे, यानी कई प्रकार का व्यक्तित्व हमें उनका देखने को मिलता है। और सबसे जो उनका महत्वपूर्ण जो रोल हमें दिखाई पड़ता है वो दिखाई पड़ता है कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से, या फिर हम कह सकते हैं कि मतलब भाई जो मुस्लिम समाज के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उनकी जो शैक्षणिक गतिविधियां थी और उन्होंने शैक्षणिक गतिविधियों का जिस प्रकार से प्रारंभ किया वो सबसे बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन माना जाता है। वो कहते हैं कि एजुकेशन यानी शिक्षा ही एक ऐसा महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण हथियार है जिसके माध्यम से वो लोग पिछड़ेपन की
अवस्था से दूर निकल सकते हैं। और जो बंगाली हिंदू हैं, जो एक प्रकार से उस समय सारे भारत की राजनीतिक, जो कहते हैं ना कि जो राजनीतिक सत्ता है, यानी जो उस समय जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे, सिविल सर्वेंट वगैरह होते थे, या फिर जितने भी भारतीय अधिकारी होते थे, अधिकतर बंगाली हिंदू होते थे। तो कहते हैं कि उन बंगाली हिंदुओं की जो कहते हैं कि एक तरह से जो एडवांसमेंट का जो सबसे बड़ा कारण है, प्रगति का सबसे बड़ा जो कारण है, वो उनकी एजुकेशन ही है। अगर अंग्रेज एजुकेशन, मुस्लिम लोग अगर एजुकेशन लेंगे, तो वो उन बंगाली जो हिंदू, यानी हिंदुओं में सबसे ऊपर जो लोग हैं, जो सबसे ऊपर जो तबका है, उनसे भी compete कर सकते हैं, यानी उनसे भी उनका एक तरह से हमें बराबरी करने का अधिकार, उनको बराबरी करने का मौका उनको मिल सकता है। और जिस प्रकार से उन्होंने शैक्षणिक और सामाजिक अधिकारों के लिए प्रयास, सामाजिक सुधारों के लिए प्रयास किया, और वो फिर ये भी बात करते हैं कि जो कहते हैं ना कि अनुभूति की स्वतंत्रता, यानी यानी आपके जो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और डेमोक्रेटिक जो आदर्श हैं, यानी लोकतांत्रिक जो आदर्श हैं, उनकी भी शुरुआत कहीं न कहीं उनके माध्यम से होती है। एक जगह वो लिखते हैं, यानी जो आपकी भावनाएं हैं उनको एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता, यानी उनको एक तरह से सबके सामने जाहिर करने की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, वो हर व्यक्ति के पास है। और फिर वो कहते हैं कि किसी भी विचार को दबाना, चाहे वो धार्मिक डर से, समुदाय के डर से, या फिर जाति और जो जनजातीय डर से, और सरकार की भय से, वो कहते हैं कि किसी भी प्रकार की भय से अगर विचारों को दबाया जाता है, तो एक बुरा अनुभव है, ये एक बहुत बुरी बात है। तो इस बात से वो एक तरह से यहाँ पे ये दिखाई पड़ता है कि एक तरह से जो लोकतांत्रिक जो मूल्य थे, उनको भी वो स्थापित करने की बात करते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से, क्योंकि जब सर सैयद अहमद खान का एक तरह से हमें विचार देखने को मिलता है शुरुआत में, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो भारत की दो आंखें बताते थे, एक हिंदू एक मुस्लिम। उस समय का जो सर सैयद अहमद खान है, वो हमेशा एक तरह से भारत के विकास की बात कर रहा है, और उस भारत के विकास में अगर उस भारत के एक कोने में पड़ी हुई जातियां या फिर एक धार्मिक विशेष के लोग, अगर वो पिछड़े हुए हैं, तो उससे जो अवनति होगी, यानी एक तरह से मतलब उससे जो एक पिछड़ापन जो झलकेगा, वो भारत के लिए झलकेगा। इसलिए वो भारत के हर प्रकार के पिछड़ेपन की बात को दूर करना चाहते हैं, और शुरुआत करते हैं मुस्लिम संप्रदाय से। हालांकि आदमी शुरुआत में उसी संप्रदाय की वो कहते हैं कि ऊपर उठाने की बात करता है जहां से वो निकला है। ये तो होगा नहीं कि मतलब भाई आदमी पंजाब में पैदा हुआ और केरल में जाके गरीबी खत्म करना चाहता है। पहले तो पंजाब की गरीबी खत्म करेगा, अगर सिस्टमेटिक से चलेगा। तो ऐसे भी उदाहरण बहुत मिलते हैं कि जो एक जगह पैदा हुए मगर उनका कार्यस्थल दूसरा बना, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में हमने पढ़ाई है
गुजरात में जन्म लेते हैं, मगर कर्म भूमि उनकी पहले बम्बई बनी। बम्बई में सफलता नहीं मिली तो लाहौर चले गए, वहां पे सफलता मिली। तो ये भी एक तरह से वो धार्मिक मूल्यों की बात है यहाँ पर, जो एक तरह से कहते हैं कि सामाजिक, क्योंकि गुजरात में जैसी कंडीशन थी वैसी ही महाराष्ट्र में थी और वैसी पंजाब में थी, और इसी कंडीशन की वजह से उनका जो धर्म था, आर्य समाज या फिर जो आंदोलन था, वो कहीं भी फैल सकता था। उसके लिए एक तरह से कहते हैं कि जो स्वीकार करने वाले लोग होने चाहिए थे। जब हम सर सैयद अहमद खान की बात करते हैं तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टमैटिक मूवमेंट शुरू किया, यानी संरचनात्मक आंदोलन शुरू किया, जो सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक मूल्यों को लेकर के मुस्लिम समाज को सुधारना चाहता है। और इसी के लिए उन्होंने सबसे पहले, क्योंकि जब आपके समाज में क्रूति होती है, जिसे हम कहते हैं ना सामाजिक क्रूतियां हैं या सामाजिक बुराइयां हैं या सामाजिक या फिर किसी प्रकार का पाखंड है, आडंबरवाद है, ये सारी चीजें तभी दूर हो सकती हैं जब आपके पास तर्क आएगा। हमने देखा है विश्व का इतिहास में जिस प्रकार से जब हम मध्यकाल की बात करते हैं, खासकर यूरोप के इतिहास में, तो चर्च का जो कहते हैं ना कि चर्च का बोलबाला समाज के हर पक्ष में था, चाहे वो राजनीति थी, चाहे सामाजिक था, आर्थिक था, धार्मिक था, कुछ भी था, चर्च से बड़ा कोई था ही नहीं। और चर्च ने धीरे धीरे अपनी इस अवस्था का फायदा उठाना शुरू कर दिया, और इस अवस्था का उसने फायदा उठाया। तो सबसे पहले हमें जो देखने वाली बात मिलती है वो ये रहता है कि जब वहां पर सुधार आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने उस धार्मिक जो पाखंड था उसको ही दूर करने का प्रयास किया, और उसको दूर करने के लिए उन लोगों ने सबसे बड़ा जो सहारा लिया वो था तर्क। यानी तर्क एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम कहते हैं कि मतलब भाई धीरे धीरे आदमी को समझाने की जरूरत पड़ती है, और समझाने के लिए आपको कल्पना की नहीं, तर्क की आवश्यकता होती है। और तर्क आता है साइंस के विकास से। इसलिए इन्होंने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी, 63-64 में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसका मुख्य जो कार्य था वो था विज्ञान और यूरोपीय साहित्य का उर्दू भाषा में अनुवाद करना। क्या अनुवाद, यहाँ में प्रश्न उठता है कि क्या अनुवाद करने से ये चीजें आ जाएंगी? पहली बात तो ये आती है कि जब तक आपको पता ही ना हो कि बुराई या बीमारी कहाँ पर है और उस बीमारी का इलाज करने चले हैं तो समस्या होगी फिर। इसलिए बीमारी का पता करना पड़ेगा। बीमारी में वो पता चल गई कि पिछड़ापन है, सामाजिक धार्मिक त्रुटियां बहुत सारी, जिनको दूर करने से ही मुस्लिम समाज की एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई एक वो उन्नति हो सकती है। तो वो उन्नति के लिए सबसे महत्वपूर्ण कोई इंजेक्शन लगाना नहीं था, बल्कि ये था कि उनको ज्ञान रूपी हथियार देना था उनके हाथ में, जिसके माध्यम से वो जो यूरोप की या फिर जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं थी यूरोपीय दर्शन की या फिर और जो समता, स्वतंत्रता वगैरह की, वो चीजें मुस्लिम समाज तक पहुंचे। अधिकतर लोग इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए उसका वो कहते हैं ना कि ज्यादातर अनुवाद उर्दू, जो यहाँ की जो कहते हैं उर्दू भाषा में किया गया है उसका, ताकि इस भाषा को लोग अच्छी तरह से पढ़ सकते थे। तो साइंटिफिक सोसाइटी का काम यह था कि तर्क का विकास करना,
माध्यम बना उनका, यानी इंग्लिश जो साहित्य था, या फिर हम कह सकते हैं कि मतलब भाई जो एक तरह से साइंटिफिक जो खोजें हुई थी वहाँ पर, उन खोजों का इन्होंने एक तरह से उर्दू भाषा में विकास करना शुरू किया। उन्होंने दो जर्नल शुरू की। पहला था इसी के लिए द अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट, जो साइंटिफिक सोसाइटी के माध्यम से ही छपता था। दूसरा था तहजीबुल